दोस्तों नमस्कार। आपका अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों आशा है कि आप लोग कल के टीजीटी के पेपर के सदमे से बाहर निकल गए होंगे। अगर नहीं निकले होंगे तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करें, क्योंकि अगर आप सदमे में रहेंगे तो एक सप्ताह के बाद ही आपका पीजीटी का पेपर होने वाला है, वह पेपर भी खराब हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये टीजीटी का पेपर उतना ही कठिन आएगा, चूंकि पिछले परीक्षा में इंटरव्यू नहीं था, इसलिए शायद इस पेपर को इतना कठिन बनाया गया है। लेकिन आगामी जो पीजीटी का पेपर होने वाला है उसमें तो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, इसलिए काफ़ी चांस है कि वह पेपर इतना जटिल ना हो। और दूसरी बात कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है कि 70, 75, 60, 65, तो मैं आपको बता दूं हमारे पास जो भी रिकॉर्ड अब तक आ रहे हैं 80 से ज़्यादा किसी का नहीं गया है। अब कोई एकाध धुरंधर होगा तो ऐसा नहीं है कि वही सारा सीट आदमी छेका लेगा, वही सारा सीट कब्जा कर लेगा, आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर भ्रष्टाचार न हुआ हो तो आशा करिए, भरोसा करिए, हो सकता है कि मेरिट काफ़ी नीचे है, हो सकता है चमत्कारिक मेरिट बने, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अब सीधे अपने टॉपिक पे आइए, पढ़ाई करिए। आज मैं आपके सामने पाश्चात्य और आधुनिक दोनों काव्य शास्त्र, मतलब भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित उन प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। चूंकि आपके पास समय अब बहुत कम है, एक सप्ताह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस काव्य शास्त्र को टेकअप करना है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मतलब केवल वो प्रश्न आपके सामने आए जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वही प्रश्न है, आइए देखिए दोस्तों। पहला जो प्रश्न है, जब अर्थ का ग्रहण अविधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे, क्या कहेंगे? तो दोस्तों यह लक्षणा शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जरूरत होगा तो इसका हम व्याख्या करा देंगे, नहीं तो फिर हम अगले धीरे धीरे प्रश्नों को बढ़ते जाएंगे। अगला दूसरा प्रश्न, औचित्य के आधार पर निर्णय होता है सामर्थ्य निर्णय, सन्निध्य निर्णय, अर्थ निर्णय या उपयुक्त निर्णय। दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल कठिन है, क्योंकि आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर कठिन लेवल का क्वेश्चन कराइए, क्योंकि ये जो आयोग का खोपड़ी है कैसे घूमा हुआ है, कहीं अगले में भी ना घूमा हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता, जो चीज़ भविष्य के गर्त में है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा कठिन प्रश्नों को भी आप दिमाग में सेट करते चलिए। और मैं ये कहूँगा कि आप एक कॉपी और एक कलम ले लीजिए, और जो कुछ ऐसे प्रश्न लगते हैं कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, और मैं इंगित भी कर दूंगा कि इम्पॉर्टेंट है, आप उसको नोट बना लीजिए। तो निश्चित है कि इस परीक्षा में, आगामी परीक्षा में आपका कल्याण हो जाएगा। तो दोस्तों, तो दूसरा जो आपका है वह सी है, ठीक है ना। क्या है? सी, यानी अर्थ निर्णय है ये, ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन शक्ति का भेद नहीं है? तो आप जानते हैं कि शब्द शक्तियां जो है तीन होती हैं, अविधा, लक्षण और व्यंजना, इसलिए करुणा नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए चौथा प्रश्न देख लिया जाए। ये प्रिंसिपल पूछ रहा है, सिद्धांत पूछ रहा है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी कृति, माने यह रचना है, आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? तो तीन है और एक नहीं है। तो आपको दोस्तों चारों विकल्प देख लीजिए, ए बी सी डी, इसमें से आपका सी जो है यह नहीं है इनका, ठीक है ना। रिचर्ड साहब का ये नहीं है सी, यानी कल्चर एंड अनारकी ये नहीं है। अब बाकी ये तीन आप खूब बढ़िया से गौर करके, ध्यान दे के तैयार कर लिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक को आपको अब छोड़ना नहीं है, ऊपर ऊपर अब पढ़ने से कल्याण होने वाला नहीं है। वैसे आप चाहें तो थोड़ा इसका व्याख्या भी देख लीजिए कि ये रिचर्ड साहब की कौन कौन सी ये रचनाएं हैं और किन किन सन में ये प्रकाशित हुई थी, आप इसको देख लीजिए। वैसे तो मेरे मेरे पास टाइम नहीं है, कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं, आप इसको देख करके चाहे नोट्स बना सकते हैं। आइए हम लोग अब अगला देखते हैं। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? देखिए प्रश्न काफी अच्छा है, देख लीजिएगा, इसी तरह प्रश्न पूछे भी जाते हैं। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को भी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो दोस्तों पांच का आपका हो जाएगा ए, भामा, ठीक है ना। भामा जो है
यह वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से श्रेष्ठ माने हैं। आप इसके बारे में थोड़ा सा अगर अध्ययन करना चाहें तो इसका व्याख्या देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न, शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी। गलत नहीं होना चाहिए, मैं बार बार इसको पढ़ा चुका हूं, इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल आपकी है। आपको पता है इसका उत्तर क्या है, भामह, है ना। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, इसके व्याख्या में कुछ और हम लोग देख लें। जैसे देखिए, मम्मट का जो ये परिभाषा है, तद 200 शब्दार्थों सगुणा व लंकृति पुनः क्वापि, यह भी बार बार मैं पढ़ा चुका हूं इसके पहले, ये गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद विश्वनाथ का काफी चर्चित है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए दोस्तों। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। देखिएगा क्वेश्चन, बड़ी गहराई से आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन पे, तभी आप इसमें उतर पाएंगे। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। तो अब आपका जो है कि विकल्प है ए बी सी डी में देख लीजिए। इसका सही उत्तर क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका सही उत्तर है ए, भामह। भामह ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। क्लियर हुआ ना दोस्तों। इसी तरह का प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट कह दिए, इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको निरंतर प्रतिदिन मैं करवाता रहूंगा, और आपका कोशिश मेरा रहेगा कि एक सप्ताह के अंदर पूरा पूरा सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत हो जाए, ताकि आपका ये परीक्षा क्लियर हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। पर डे 2 या किसी किसी दिन 3 वीडियो भी हम डाल देंगे, अगर मेरे पास टाइम मिल जाएगा तो, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, अगला परीक्षा आपकी मुट्ठी में है। बस अपने आप को धैर्य बनाए रखिए बस। और इसके बाद जो भी आपको रिवीजन करना है, तो मेरा छोटा छोटा वीडियोज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके देखिए। 25-30 वीडियो और 20 प्रैक्टिस सेट पढ़ा हुआ है। तो प्रैक्टिस सेट पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों। मैं आपसे कहूंगा कि प्रैक्टिस सेट मत पढ़िए, केवल आप क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिए, जितना ही रिवीजन करें उतना ही बढ़िया रहेगा। और आपके पास जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, उसका भी एक टाइम टेबल बना करके पढ़िए, निश्चित सफलता मिलेगी। आगे देखिए, आठवां आठवां क्या कह रहा है कि आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है। कि नहीं होना चाहिए, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना। अब देखिए, काव्य हेतु से प्रश्न, एक प्रश्न आता है यहां से, देख लीजिएगा। तो इसलिए जो है कि यहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जहां जरूरत होगा आपको मैं इंगित करा दूंगा, आप उसका नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प है डी। इसका सही विकल्प क्या है, डी, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, ठीक है ना। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास जो है, यह इनका काव्य हेतु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसका व्याख्या पढ़ना है थोड़ा सा कुछ और भी, तो इनके काव्य सृजन के संबंध में तो एक श्लोक है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा होगा, और इस तरह के श्लोक पूछ भी सकता है कि श्लोक किसका है, तो ये भी ध्यान दे देंगे कि दंडी का श्लोक है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है। आपको यह कथन बताना है। तो 4 विकल्प आपके सामने है, आप उसको देख लीजिए दोस्तों। इसका सही विकल्प मैं आपको बता दे रहा हूं। सही विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्लियर हुआ। चलिए आगे जो है, आप अगर इसका व्याख्या पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं कि नगेंद्र ने कहा है कि रसात्मक शब्दार्थी काव्य है, ये भी आ सकता है। और ये तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये पढ़वे किए हैं कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। तो 2 प्रश्न आपका इसी से, एक ही प्रश्न से, एक ही वीडियो से, मतलब प्रश्न से क्लियर हो जा रहा है। अगला 10वां देखिए, नाट्यशास्त्र से संबद्ध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। अब देखिए, ये ग्रंथों का अनुक्रम देता है। जटिल जटिल प्रश्न मैं उठाया हूं दोस्तों, हो सकता है किसमें से ईश्वर चाहेंगे तो 2-4 प्रश्न मिल जाएगा, विश्वास करें मिल जाएगा, और आपका काफी मेरिट बना सकता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, इसका दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा डी। सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी। देखिए किस तरह से है, अभिनव भारती, 10 रूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाश, इसी क्रम में आपको
याद कर लेना है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अब इसके बाद अगर आप व्याख्या देखना चाहें तो यहाँ सब कुछ दिया है कि अभिनव भारती का समय क्या है, फिर उसके रचनाकार कौन है, 10 रुपये के रचनाकार कौन है, नाट्य दर्पण के रचनाकार कौन है। देखिए नाट्य दर्पण दिया है, ठीक है ना। तो अब इसको ध्यान दीजिएगा कि रामचंद्र गुणचंद्र का है, ये भाव प्रकाशन शारदा तयन का है। ये सब आपको अब छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिस तरह से उल्टा क्वेश्चन यहाँ पूछा था, घुमा करके पूछा था, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, आइए आप जो है कि अब आ जाइए 11वें पर। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं कौन है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप इसको नोट्स बना सकते हैं। वक्रोक्त की विरोधी आचार्य कौन है? हालांकि इसके पहले के काव्यशास्त्र में बताया हूं, अगर आपको शायद याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो वक्रोक्त की विरोधी आचार्य हैं ये आपके हैं डी विश्वनाथ। विश्वनाथ जो है वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया जाए, क्या कर रहा है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं कौन है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों अभिव्यंजनावाद के पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रश्न है ये, और ये पूछा जाता, बार बार पूछा जाता है, इसके पहले पीजीटी में पूछा जा चुका है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो क्रोचे हैं। कौन है? क्रोचे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। और देखिए कौन से सिद्धांत किसने दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रत्ययवाद प्लेटो, अनुकृति एवं विरेचन त्रासदी अरस्तु, मार्क्स या प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स। तो ये इसका सिद्धांत है और इसका प्रवर्तक, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। देखिए पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी, किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है? इलियट, क्रोचे, फिर अरस्तु या फिर आई ए रिचर्ड। तो इसका जो कि सही आपका विकल्प है डी। डी विकल्प आपका ये है, आई ए रिचर्ड साहब जो है ये इसके कौन है, इस धारणा के मतलब आलोचक हैं, मतलब। ठीक है ना, आइए आगे देखिए। फिर आप आइए 14 नंबर के क्वेश्चन पे। गलत कथन कौन सा है, आपको बताना है गलत कथन कौन सा है। तो 4 विकल्प आप देख लीजिए, मैं केवल आपका सही उत्तर बता दे रहा हूं, इसमें चारों में आप ध्यान दे दीजिएगा। आपका डी सही है। कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं, गलत है, क्योंकि शब्दों के पर्याय तो शब्दकोश में होते हैं, कविता में तो होते नहीं है, इसलिए गलत है। ठीक है ना, आइए 15 देख लीजिए। 15 दोस्तों एकदम उबर जाइए, आप जो है कि टेंशन से उबर जाइए, यहाँ से पढ़ाई करिए, फिर आपका एक सीट अगले परीक्षा में निश्चित एक सुरक्षित हो जाएगा। अपने पर भरोसा करिए, हमेशा आगे सोचना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए। आइए 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ आई ए रिचर्ड का नहीं है? अब देखिए फिर ये पूछ दिया है, हालांकि उधर भी एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन इसमें बुक दूसरा है। अब देखिए इसमें जो है आपका सही उत्तर होगा डी, पोएटिका। पोएटिका जो है यह आई ए रिचर्ड का ग्रंथ नहीं है, बाकी ऊपर का तीनों है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 16 देखिए, 16वां नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिंब के अनिवार्य तत्व, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछता है बिंब के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? तो देखिए इसमें कौन से हैं, ये 4 हैं, 4 विकल्प देख लीजिएगा, लेकिन इसमें 2 एक साथ हैं। ठीक है ना, अब 2 कौन कौन है आपको देखना है। तो ये हो जाएगा बी। बी का मतलब आपका वो, बी का तात्पर्य हुआ आपका बी और ए, अर्थात कल्पना भी होगा और विवरणात्मकता भी होगा। ये दोनों बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। बहुत डीपली क्वेश्चन है, समझ लीजिए, काफ़ी अंदर से उठाया गया क्वेश्चन है, इसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है ना, आइए 17वां देखिए। 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, औचित्य के आधार पे तो पढ़ा गया है। ठीक है ना, आइए 18 नंबर का क्वेश्चन जो देख लिया जाए, क्या कह रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन, ये साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो मैं सीधे आपके उत्तर पर लेकर चलता हूं, क्योंकि इसमें 2 कथन सही है। तो कौन कौन कथन सही है आपको ये बताना होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें का सी। सी का तात्पर्य हुआ कि बी और सी दोनों सही है, अर्थात
साधारणीकरण अवलंबनत्व धर्म का होता है, ये भी सही है। और सी जो है साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, ये दोनों सही है। ठीक है, आइए 19 देखिए। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तद 200 शब्दार्थौ, ठीक है ना, क्या कह रहा है? तद 200 शब्दार्थौ सगुणा वन लंकृति पुनः क्वाप, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित अभी ऊपर इसका जिक्र हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपको बताना पड़ेगा, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये किसका है याद करिए। उत्तर पा गए ना? बिल्कुल दोस्तों सही है, बिल्कुल मम्मट। ठीक है, आइए आइए आपका 20वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इसमें से किस आचार्य ने की है? दोस्तों आप जानते होंगे भट्टनायक, शंकुक, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, ये चार जो रहे हैं इनमें से एक जो है चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किए हैं। याद है? क्वेश्चन पढ़े हैं? अगर पढ़े हो तो जवाब दीजिए। बिल्कुल दोस्तों सही, बिल्कुल अगर आप पढ़ें तो आप इसका जवाब पता है कौन है? शंकुक, एकदम सही, ये आता है। ठीक है, आगे देखिए। अगर आप व्याख्या जानना चाहें तो नीचे दिया हुआ है, आप इनके व्याख्या इनके सिद्धांत को सब कुछ देख लीजिए। अच्छा, दर्शन जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये कौन किसके दर्शन है ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये दर्शन आता है। मीमांसा दर्शन किसका है, न्याय दर्शन किसका है, सांख्य दर्शन किसका है, शैव दर्शन किसका है, और वाद तो आपको तैयार होगा ही। हमें पूरा विश्वास है सिद्धांत आपको तैयार होगा, यानी वाद आपका तैयार होगा। चलिए 21 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? याद होगा आपको, जरूर याद होगा, होना चाहिए। कौन माने हैं? आप जरूर पढ़े हैं इसको, मुझे अच्छी तरह से याद है, पढ़े हैं दोस्तों। बिल्कुल सही है, भरत मुनि। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 माना है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है कि भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? चारों विकल्प आप देख लीजिए। नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, क्या है? तो आप चारों विकल्प को देख करके बताइए क्या सही है। आपका है डी, क्या? रसास्वादन। नाटक यानी नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का जो मूल उद्देश्य क्या है वह रसास्वादन है। चित्रण भी नहीं है, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण भी नहीं है, व्यक्तित्व का परिशोधन भी नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार नाटक देखने से क्या मिलता है? मजा मिलता है, रस मिलता है, आनंद मिलता है, तो रसास्वादन है। क्लियर है ना? आगे बढ़िए। अब की भाई आपको बड़ी शानदार ढंग से तैयार करा रहा हूं। आपको जो क्वेश्चन देखिए, आप 10 ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन 10 क्वेश्चन में पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पता चले हाँ यार पढ़े तो हैं यार लेकिन दिमाग से उतर गया यार, तो उसका पढ़ने का क्या मतलब है? डीपली पढ़िए, लेकिन 10 से पढ़िए, 10 में एक आ गया तो एकदम वो आपका निश्चित है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है ना, गलत ना हो। आइए, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। ठीक है ना, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ है, जो काव्य मीमांसा, इसके लेखक हैं राजशेखर। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, राजशेखर। आइए 24 देखा जाए। 24 आप राजशेखर के बारे में पढ़ सकते हैं कि उसके बाद भरत मुनि के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ व्याख्या चाहे पढ़ सकते हैं कि इनके पंचम वेद किसने कहा है, तो भरत मुनि ने कहा है। फिर इसमें 36 अध्याय हैं, 5000 श्लोक हैं इनके नाट्यशास्त्र में। ठीक है ना, ये सब आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आगे 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, कवि कंठाभरण के रचनाकार, बिल्कुल पढ़े होंगे, अवश्य पढ़े होंगे, मुझे याद है कि आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, पढ़े हैं तो जरूर आपको याद होगा। दोस्तों कवि कंठाभरण के जो लेखक हैं वह हैं क्षेमेंद्र। लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा हमको कंफ्यूज लग रहा है, हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इनका नहीं है। चलिए हम इसको एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, गलत होगा तो हम कमेंट में इसका सही उत्तर दे देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमको डाउट है, लेकिन चलिए हम क्लियर करके आपको बता देंगे। 25वां क्वेश्चन जो है, 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को
क्या कहा जाता है। अब देखिए, आप हिंदी का काल विभाजन तो जानते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या कहा, और ये हिंदी में भी पूछ देता है ये, इसलिए इसको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो है कि इसके पहले यह यूपी टीजीटी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 2000 यूपी, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है यूपी टीजीटी 2016 में, और आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत माना था। वैसे इसको प्रतिपादन काल कहा जाता है, लेकिन इसका उत्तर गलत माना था, इसलिए अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इसको मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आइए 26 आज के वीडियो का ये आपका अंतिम प्रश्न। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो इति, यह मत किस विद्वान का। देखिए इस तरह का प्रश्न तो आता ही है। अब समझ रहे हैं कि यह मत पूछता है। इसके पहले आप टीजीटी परीक्षा में देखें कैसे किस तरह से टेढ़ा टेढ़ा घुमा करके मत पूछा था, वाद पूछा था, सिद्धांत पूछा था, संस्कृत को कितना घुमा करके पूछा था, हिंदी के प्रश्नों को कितना घुमा करके पूछा था। ये कहा जाता है सीधे कान न पकड़ करके इसे हाथ को घुमा करके पकड़ना, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए यह 4 आपके सामने हैं, और सबसे बड़ी विडंबना इसमें भी है, यह भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए। आयोग ने इसे फाल्स माना था और सबको एक एक नंबर दिया था। काव्य हेतुओं में प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति का महत्व प्रदान करते हुए आचार्य राजशेखर का मत है कि, ये जो श्लोक दिया हुआ है, काव्य के 3 हेतु हैं, प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति, ठीक है ना। अब जो है कि इसमें दिया है कि आचार्य मम्मट तथा आचार्य दंडी दोनों इस मत से संगत नहीं हैं, तो इसलिए जो है कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित कर दिया है, ठीक है। तो अब जो भी होगा इसको बता दिया जाएगा। दोस्तों आज इतना ही, इसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन को लेकर के हम कल आपके साथ मिलते हैं, और कल 2 वीडियो फिर आपको मिलने वाला है। और छोटा छोटा वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के इसी मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सभी का लिंक पड़ा हुआ है, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। इस समय मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा, समय बहुत कम है, समय को बांट करके पढ़ाई कीजिए। कुछ आपके पास जो नोट्स है उसको पढ़िए, कुछ जो किताब आपके पास जो बुक्स है उसको पढ़िए, कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब, अब ये तो भाई स्वार्थ की बात है कि मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो ज़्यादा देखें, लेकिन मैं कह रहा हूँ जहाँ से आपको ज़्यादा मटेरियल है आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा भी देखिए, और जहाँ से मटेरियल आपको ज़्यादा मिल रहा, लग रहा कि अगर मुझसे अच्छा कोई मटेरियल दे रहा तो पढ़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो चीज़ मैं दे रहा हूँ, विश्वास कीजिए कि आपको अन्य कहीं शायद ही मिले, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए आप इत्मीनान के साथ पढ़िए और समस्या से बाहर निकलिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए।